हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज बहुत दिनों बाद मुझे एक जनरल वीडियो बनाते हुए आप देख रहे हैं। ज़्यादातर आप मुझे सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस बनाते हुए देखते हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर CUET PG 2024 के पेपर का एनालिसिस कीजिए, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लगे कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो आज के वीडियो में मैं 2024 के फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस करने वाला हूँ कि कौन से सेगमेंट से कहां से क्वेश्चन आए थे, किस तरह के क्वेश्चन थे, आपको क्या पढ़ना चाहिए सो दैट आप अच्छे से पेपर करके आए और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करता हूं, है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां पर जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा, तो सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मॉड्यूल। मॉड्यूल क्यों? क्योंकि यहां पर जो अगर मैं सब्जेक्ट बात करता हूं तो एक सब्जेक्ट में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। या तो इन्हें सेक्शन बोलो और या फिर इन्हें मॉड्यूल बोलो। तो सबसे पहले मैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मॉड्यूल है उसके बारे में आपसे डिस्कशन करता हूं कि उसमें किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन आए। तो अब ये जो मॉड्यूल है, जिसका मॉड्यूल का नाम है या सेक्शन का नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसके अंदर 3 सब्जेक्ट है तुम्हारे, 3 सब्जेक्ट कह लो या 2 कह लो। सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारा 2 पार्ट में यहां पर टूटा हुआ है। एक है एनालॉग और एक है कौन सा, डिजिटल। ठीक है, एक है एनालॉग और एक है डिजिटल, और दूसरा तुम्हारा है यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सॉलिड स्टेट है। एनालॉग के अंदर काफी सारा सब सिलेबस रहता है जो यहां पर लिखा भी हुआ है, जिसमें तुम पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फीडबैक, है ना, ऑसिलेटर, ये सारी चीज पढ़ते हो एनालॉग के अंदर। डिजिटल के अंदर तुम्हें थोड़ी सी चीजें पढ़ के जानी होती है, लॉजिक गेट्स और नंबर सिस्टम, ये चीजें तुम्हें पढ़ के जानी होती है डिजिटल के अंदर। और बाकी फिर सॉलिड स्टेट वाला पार्ट हो जाता है, जिसके अंदर तुम्हें क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे डायफ्रैक्शन और उसके अलावा सेमीकंडक्टर वाला जो पार्ट है वो तुम्हें सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ना होता है। तो अगर मैं 2024 के पेपर की बात करूं तो 2024 में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आए थे 4। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 4। अगर मैं एनालॉग से बात करूं तो टोटल क्वेश्चन थे 4 एनालॉग से भी, और अगर मैं सॉलिड स्टेट से भी बात करता हूं तो टोटल क्वेश्चन 4 थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टोटल 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे इस वाले सेक्शन से। ठीक है, अब बात की जाए कि डिजिटल जो है उसका सिलेबस है कम। डिजिटल के अंदर जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, तुम्हें पढ़ना होता है डिजिटल के अंदर केवल और केवल लॉजिक गेट्स और उसके अलावा नंबर सिस्टम। ठीक है, और ये तय है कि डिजिटल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 4 आ गए, 3 आ गए, ये तय है इन कंपैरिजन टू एनालॉग। एनालॉग के अंदर तुम्हें काफी सारे जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ने होते हैं, जैसे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, उसके बाद बात कर लो ट्रांजिस्टर हो गया, जीनर डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, है ना, सेमीकंडक्टर हो गया। फिर सॉलिड स्टेट के अंदर तुम्हें क्रिस्टलोग्राफी ये पढ़ने होता है। तो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 12 क्वेश्चन। अब अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसके बारे में किसी एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि तुम्हारे लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे तुम मैक्सिमम नंबर ला सको। पर अगर मैं बात करूं ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने क्वेश्चन आए, 12 आए, और उसको भी मैं अगर मैं बाइफरकेट कर दूं कि किस वाले सब्जेक्ट से कितना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एनालॉग से 4 क्वेश्चन के आसपास पूछेगा, डिजिटल जिसमें 2 चैप्टर हैं उससे 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आएंगे ही आएंगे, कुछ भी कर लो। और सॉलिड स्टेट में 4। अब जो क्वेश्चन का लेवल है, लेवल ऑफ क्वेश्चन यहां पर है, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो बेसिक टू मॉडरेट रहता है। बेसिक टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं पूछते हैं। आप ये मान लो कि आपका जो 12th क्लास के अंदर आपके क्वेश्चन होते हैं उनको भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो CUET PG का पेपर होता है उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। 2022 का पेपर देखो तो बहुत टफ पेपर था, ठीक ठाक टफ पेपर था, बहुत टफ भी नहीं बोलूंगा। 2023 में ठीक ठाक क्वेश्चन थे, 2024 में बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। लोग कह रहे थे कि बहुत आसान था, मैंने तब भी कहा था बहुत ट्रिकी पेपर फंसा के डाला है। लोग मीडियम पेस पर प्रिपरेशन करके जाते हैं, लोग इस तरह से प्रिपरेशन करके जाते हैं जैसे जेई या जैम एग्जाम की प्रिपरेशन करके जाते हैं, पर पिछले साल बहुत सिंपल पेपर डाल दिया था। तो कोई भरोसा नहीं होता एनटीए का कि वो किस तरह का एग्जाम पेपर आपका सेट करेगा। तो जो अपनी प्रिपरेशन है वो बेसिक टू मॉडरेट रखना। मतलब हम क्या करते हैं कि हम इस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं कि हम बीएससी के बाद के एंट्रेंस, एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं,
तो 12th क्लास के क्वेश्चन तो हमसे क्या ही पूछे जाएंगे, वो 12th लेवल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको इग्नोर मत करना, हर छोटी से छोटी चीज आपको पढ़नी होती है। अब ये मैंने आपको कहा, ये मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आपको ज्यादा प्रिपेयर करने चाहिए, सारे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, वो अलग वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल 2024 के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो एनालॉग, डिजिटल और सॉलिड से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, जो क्वेश्चन होते हैं वो वन लाइनर टाइप होते हैं, मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो कॉलम होते हैं उनमें टेबल मैच कराने होते हैं। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आपको CUET PG के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। अब ये जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं या मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर फंसाने के लिए डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक का आंसर पता है, दूसरे का नहीं पता, तो उसके गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर आप कहते हो कि पेपर सिंपल था, पर वो सिंपल कैसे था? उसमें आपको एक का आंसर पता था, दूसरे का नहीं पता था, तो फिर फंस गए ना। तो वो लगता है कि सिंपल है, उसमें पेन नहीं चल रहा है, पर आपको थ्योरी में उसमें फंसा लिया जाता है। फिर मैं बात करता हूं दूसरे सब्जेक्ट की, मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न जो फिजिक्स है, ये 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। एक कॉम्बिनेशन है कौन? सबसे पहले है क्वांटम। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो न्यूक्लियर। फिर मैं बात करूं तो एटॉमिक फिजिक्स। और फिर अगर मैं बात करूं तो STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये 4 सेक्शन से मिलकर मॉडर्न फिजिक्स बनाया हुआ है। यहां पर मॉडर्न क्वांटम के अंदर आपके जो क्वांटम फिजिक्स आप BSc में पढ़ते हो, वो सारा नहीं पढ़ना होता आपको। इसमें जो आप 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल बॉक्सेस, और उसके अलावा जो हार्मोनिक पोटेंशियल है या ऑसिलेटर है, वहां तक आपको पढ़ना होता है। क्वेश्चंस चाहे मैं 2021 के बोलूं, 22 के बोलूं, 23 के बोलूं, उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाते रहे हैं, वो डी ब्रोगली वाला सेक्शन जो है, डी ब्रोगली या कॉम्पटन वेवलेंथ, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं बॉक्सेस की या मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करूं, तो वहां से वन लाइनर फॉर्मूला पूछा जाता है, ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं डाला जाता है। मैं अगर बात करूं 2024 की, तो 2024 के अंदर क्वांटम से 7 क्वेश्चन पूछे गए, 7। और ये 7 के 7 क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड थे? ये डी ब्रोगली, वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर उसके बाद कॉम्पटन वेवलेंथ, है ना, कॉम्पटन वेवलेंथ, और एक क्वेश्चन था हार्मोनिक ऑसिलेटर का फॉर्मूला। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मतलब हम जिस तरह की प्रिपरेशन करते हैं, हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं जैम के अकॉर्डिंग, हम भारी भरकम क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो 3-4 साल के पेपर में होता है। इतने टफ क्वेश्चन क्वांटम से एटलीस्ट नहीं आते, कम्यूटेटर वगैरह तुम्हारे सिलेबस में नहीं होते। पिछले साल यानी कि 2024 के अंदर जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसमें से खाली एक क्वेश्चन था। एटॉमिक फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है, आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और ये सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, आपको सिर्फ वो जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो पढ़ना होता है। और वहां से पिछली बार एक क्वेश्चन था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी एक क्वेश्चन आया था। 7, 8, 9, 10, तो करीबन 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। किससे? मॉडर्न फिजिक्स से, है ना। तो क्वांटम से 7, न्यूक्लियर से 1, एटॉमिक से 1, और STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक क्वेश्चन था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं थे। 4 सब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है मॉडर्न फिजिक्स, है ना। समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है। नेक्स्ट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड स्पेशल थ्योरी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। यहां से भाई ये सब्जेक्ट मेरे को तो बड़ा आसान लगता है, और यहां से आपके क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2024 के अंदर, वो 12 क्वेश्चन थे। 12 क्वेश्चन नंबर, टोटल जो क्वेश्चंस थे वो 12 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे टोटल। और क्वेश्चंस कहां से होते हैं? कार्नोट साइकिल। उसके बाद जो हमारे पास पोटेंशियल्स होते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैच मेकिंग वाले और जो मैंने बोला रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन, वो काफी सारे थे। कार्नोट साइकिल, पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, है ना, ये क्वेश्चन थे सिंपल। और 2 क्वेश्चन, ये 12 में से करीबन 2 क्वेश्चन जो थे वो थे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से। स्टैटिस्टिकल से करीबन 2 क्वेश्चन, टोटल 12 में से। तो 10 थर्मो से थे, 10 क्वेश्चन थर्मो से थे, और 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से थे। तो ये पूछा गया था किसमें से? ये पूछा गया था आप लोगों से थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में से। फिर अगर मैं बात करूं ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, अभी यहां पर 3 सब्जेक्ट मिलाए हुए हैं, ऑसिलेशन, फिर बात कर लें वेव्स की, और फिर बात कर लें ऑप्टिक्स की। ये 3 सब्जेक्ट हैं। तीनों सब्जेक्ट अपनी
बीएससी के अंदर अलग अलग पढ़ते होगे तुम, है ना, ऐसा है। ऑसिलेशन वेव्स हो सकता है एक साथ पढ़ लेते हो, पर ऑप्टिक्स तो पक्की बात है अलग से पढ़ते होगे। वेव्स से बात करूं तो 3 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का था और बाकी के 2 जो क्वेश्चन थे वो वेव से थे। ऑसिलेशन से अगर मैं बात करूं तो ऑसिलेशन से 5 क्वेश्चन थे, ऑसिलेशन से 5 क्वेश्चन। और अगर मैं ऑप्टिक्स से बात करता हूं तो ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल टोटल कितने क्वेश्चन थे? 11। ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन 3 पर ज्यादा बेस्ड होते हैं। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन 3 पर ज्यादा बेस्ड होते हैं। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में रे ऑप्टिक्स भी होता है, ये कौन सा पार्ट है? वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपैरिजन टू रे ऑप्टिक्स, है ना। वेव ऑप्टिक्स वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपैरिजन टू रे ऑप्टिक्स, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो पोलराइजेशन वाला पार्ट है ये तुम ईएमटी में भी पढ़ते हो, है ना। तो इन दोनों के जो क्वेश्चन है इनको आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, आप इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन कहां से, ये ईएमटी से है या ये ऑप्टिक्स है, क्योंकि पोलराइजेशन आपको दोनों में देखने को मिलता है। डायफ्रैक्शन, ग्रेटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं वेव्स की बात करूं तो वेव्स से तो फिक्स क्वेश्चन होता है कि जो हमारे पास जो ग्रुप वेव वेलोसिटी होती है, फेज बेस्ड वेलोसिटी होती है, उसका क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ऑसिलेशन में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डैम्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, लिसाजू फिगर्स, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन होता है, बजाय कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपसे नहीं पूछा जाता। डैम्ड ऑसिलेटर के जो क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी होती है, उनको ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस सेक्शन में से 11 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे ऑसिलेशन से, 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वेव से, और उसके बाद 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे ऑप्टिक्स से। फिर अगर उसके बाद बात की जाए मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो यहां से ओवरऑल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे टोटल 11 क्वेश्चन में से आपका एफएम का पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ मास, और उसके अलावा ग्रेविटेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा सेक्शन होते हैं, होने को तो मैकेनिक्स बहुत बड़ा है, पर ये जो है तीनों चारों सेक्शन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, CUET PG के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिकल मेथड्स, तो मैथमेटिकल मेथड्स से क्वेश्चन पूछे गए थे 11। इन 11 में से जो क्वेश्चंस थे ज्यादातर वो थे वेक्टर्स के क्वेश्चन, थे मैट्रिक्स, उसके अलावा डिफरेंशियल के क्वेश्चन थे, पर वो गलत क्वेश्चन थे, है ना। डिफरेंशियल का क्वेश्चन था पर वो क्वेश्चन गलत आया था, मिसप्रिंट क्वेश्चन था। जेकोबियन के क्वेश्चन थे, कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन होने चाहिए, पर कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं थे। तो ये ओवरऑल पूरा कवर कर लेते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। बेसिक टू मॉडरेट, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। तो ओवरऑल आपको जो प्रिपरेशन करनी है अपनी, वो बेसिक टू मॉडरेट ही करनी है। अब आपको मैंने बता दिया कि कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं। अब 7 सेक्शन देखोगे उठा के, तो 7 सेक्शन में तुम्हें दिख रहा है कि हर सेक्शन से 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तुम्हें टॉप करना है तो 7 के 7 पढ़ने पड़ेंगे, और अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स से एग्जाम निकालना है तो उसके लिए कोई भी 5 सेक्शन बोल रहा हूँ, 5 सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, 5 सेक्शन कोई भी वो तरीके से करके जाओ। बेसिक टू मॉडरेट पे अपनी प्रिपरेशन रखो। ऐसा मत सोचो कि मैं निकाल लेते हो क्वेश्चन, वो एक अलग बात है कि मैं जैम के क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, नेट के निकाल लेती हूँ, वो एक अलग कहानी है। पर आपकी जो प्रिपरेशन है बेसिक टू मॉडरेट, जिसमें आप बेसिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, है ना। यू कैन नॉट स्किप बेसिक्स, यानी कि आपको जो अपने 12th क्लास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी इवन कवर करने हैं, उनको भी आपको देख के जाना है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है कि उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन बैंक पड़े हैं, सीधी सी बात ये है। क्योंकि एनटीए ही जो है वो नीट का पेपर भी कराते हैं, तो उनको क्वेश्चंस उठाने होते हैं। तो सिलेबस काफ़ी सारा जो है वो मैच करता है, नीट के सिलेबस से भी मैच करता है, जेई मेंस के भी पेपर से भी मैच करता है। तो वो जेई मेंस का लेवल तो नहीं डालते, पर नीट के लेवल के क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना जो बेसिक्स वाले क्वेश्चन है उनको भी जरूर करके जाना, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था 2024 का पेपर का एनालिसिस फिजिक्स का, ठीक है। अब फिजिक्स का बैच मैंने ऑलरेडी चलाया हुआ है, मंजिल बैच, मंजिल 1.0 है और मंजिल 2.0 है।
दोनों ही बैच ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। जिन बच्चों को प्रिपरेशन करना है 2025 के लिए वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे CUET PG के रिजल्ट्स किसी से छुपे नहीं हैं। काफ़ी सालों से CUET PG के लिए, फिजिक्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ और आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, पुराने बच्चों से बात भी कर सकते हैं। कई बच्चों की क्वेरी थी कि टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी, तो टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट नहीं होगी, मिड ऑफ दिसंबर या उसके बाद में स्टार्ट करूंगा। काफ़ी सारे बच्चों की ये भी क्वेरी थी कि क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा, जैसा कि मैं हर बार करता हूं, तो वो क्रैश कोर्स भी मैं लगभग 10 या 12 दिसंबर के बाद स्टार्ट करूंगा। क्रैश कोर्स और ये फुल कोर्स में क्या डिफरेंस होता है? क्रैश कोर्स में मैं चीज़ें बताता हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके अलावा क्वेश्चंस होते हैं, है ना। थ्योरी जो है वो बहुत कंसाइज में कंप्लीट कराई जाती है क्रैश कोर्स के अंदर, जबकि फुल कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें डिटेल में मिलती है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिलते हैं, आपको टेस्ट सीरीज में मिलती है, ठीक है। और साथ में आपको जो क्रैश कोर्स वाला जो पोर्शन अलग से चलता है वो भी जो फुल कोर्स है उसके अंदर मिल जाता है। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है फुल कोर्स के लिए तो अभी ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप। एग्जाम का अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लास्ट ईयर हो सकता है लोकसभा, लास्ट ईयर क्या इस साल 2024 में लोकसभा चुनाव के चक्कर में एग्जाम शायद मेरे हिसाब से जल्दी हो गए थे। अदरवाइज जो एग्जाम होते हैं CUET PG के उसकी अमूमन जो डेट रहती है वो जून रहती है, ठीक है। तो अभी तक तो कोई भी फॉर्म की कोई डेट है नहीं और मुझे नहीं लगता है कि 2025 में जो तुम्हारा एग्जाम है वो मार्च में होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में तो वो मार्च में नहीं होगा, वो मेरे हिसाब से वही जाके मई या जून में होगा। पिछले बार लोकसभा इलेक्शंस के चक्कर में ऐसा हो सकता है या ऐसा था कि वो एग्जाम जल्दी कराया गया था, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी डाले हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप यूट्यूब से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सर्फ कर सकते हैं, वहां पर भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।